नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज के इस क्लास में हम लोग इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो आपके सभी एग्जामों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और इन प्रश्नों के पूछे जाने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट बिंदु बनेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा वो सभी प्रश्न भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। लगातार क्लास में ही सभी प्रश्नों का रिवीजन भी कराया जाता है। आप लगातार क्लास में बने रहते हैं तो आपको सारे प्रश्न याद भी हो जाएंगे। ये है हमारा 41 नंबर का क्लास। अगर आप लोग इसे नहीं देखे होंगे तो 1 से लेकर के 41 नंबर का जो क्लास है चैनल पे जीएस बाय आकाश चैनल पे अपलोड है, आप लोग जा कर के वहाँ पे पढ़ सकते हैं। आज के क्लास में हम लोग 42 नंबर के क्लास को करने वाले हैं। चलिए हम लोग अपना 42 नंबर के क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए ये हमारा 42 नंबर का क्लास है। कह रहा है कि किसने बताया कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने से सूर्योदय एवं सूर्यास्त होते हैं। तो सूर्योदय और सूर्यास्त पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने की वजह से होता है। सबसे पहले किसने बताया था? तो ये देखिए हिस्ट्री का प्रश्न है। ये बताया था सबसे पहले, ये बताए थे जो है पृथ्वी के अपने धुरी पे घूमने की वजह से सूर्योदय और सूर्यास्त होते हैं। ये बात बताया था सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया था। किसने बताया था? आर्यभट्ट ने बताया था। ठीक, तो इनके बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। किसने बताया था? आर्यभट्ट ने बताया था। अब अगर आपसे पूछे कि ये आर्यभट्ट आखिर थे कौन, तो ये एक खगोल वैज्ञानिक थे। कौन थे? खगोल वैज्ञानिक थे। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा खगोल वैज्ञानिक भी थे, ये एक गणितज्ञ भी थे। इस और भी ध्यान रखेंगे, खगोल वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ भी थे। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग। अगर आपसे पूछे कि आर्यभट्ट ये किस काल से संबंधित थे, तो ये गुप्त काल से संबंधित थे। किस काल से संबंधित थे? गुप्त काल से संबंधित थे। ये गुप्त काल से संबंधित थे, तब के ये थे। उसके बाद अलावा इनकी कुछ पुस्तकें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। कुछ ग्रंथ है, जैसे सूर्य सिद्धांत किसकी ग्रंथ है? अगर आपसे पूछ ले कि सूर्य सिद्धांत किसकी ग्रंथ है, तो ये आर्यभट्ट की है। इसके अलावा आर्यभट्टियम किसकी ग्रंथ है? आर्यभट्टियम। तो ये दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं कि आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत ये किसके ग्रंथ हैं। तो ये दोनों जो है ग्रंथ ये आर्यभट्ट के हैं। किसके हैं? आर्यभट्ट के हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए अगर आपसे पूछे कि किसने बताया था कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने से सूर्योदय एवं सूर्यास्त होते हैं, तो ये बात बताया था आर्यभट्ट ने। और आर्यभट्ट कौन थे? एक खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे जो कि संबंधित थे गुप्त काल से। और सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम ये पुस्तक किसकी है? ये आर्यभट्ट की है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अधिकांश क्षेत्र आच्छादित हैं। तो जो उत्तर प्रदेश का जो अधिकांश क्षेत्र है उसमें आपको जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। कौन सी मिट्टी मिलेगी? जलोढ़ मिट्टी। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि हम लोग अब किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये है इंडियन जियोग्राफी का प्रश्न और हम लोग अब बात करेंगे, चर्चा किस पे करेंगे? मिट्टी पे। देखिए जलोढ़ मिट्टी को ही कहा जाता है दोमट मिट्टी। ठीक, इसको बोला जाता है दोमट मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को ही दोमट मिट्टी भी बोला जाता है। इसके टाइप्स कितने होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, नवीन, उसे बोलते हैं खादर। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं। और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बांगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बांगर। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब जबकि अगर प्रायद्वीपीय भारत की बात करें थोड़ी सी, वहाँ पे मिट्टियों का क्या प्रकार है? प्रायद्वीपीय भारत की बात करें, प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो यहाँ पे कैसी मिट्टी पाई जाती है? जब प्रायद्वीपीय भारत पे आप जाएंगे तो यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? ज़्यादातर काली मिट्टी। तो काली मिट्टी, अब ये कैसी मिट्टी होती है? काली मिट्टी को ही बोलते हैं रेगूर मिट्टी। कौन सी मिट्टी बोलते हैं? रेगूर मिट्टी भी बोलते हैं काली मिट्टी को। और इसे ही लावा मिट्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? लावा मिट्टी भी बोलते हैं। तो ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे लावा मिट्टी भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो ये वाली काली मिट्टी होती है ये कपास फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है। किसके लिए? कपास के लिए। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंस का पॉइंट है। कह रहा है अगर आपसे पूछे कि मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मिट्टी का जो अध्ययन है उसे पेडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिट्टी का अध्ययन
पेडोलॉजी बोलते हैं। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो जलोढ़ मिट्टी से अधिकांश क्षेत्र है। जलोढ़ मिट्टी को भी बोला जाता है दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी दो प्रकार के होते हैं, एक नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसे खादर बोलते हैं, और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे बांगर बोलते हैं। ठीक, उसके अलावा आप लोग प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है जिसे रेगुर मिट्टी भी, लावा मिट्टी भी कहते हैं। इसके अलावा लाल मिट्टी भी पाई जाती है कहीं कहीं क्षेत्रों में। और बात करते हैं कि मिट्टी का अध्ययन किसे कहते हैं, तो पेडोलॉजी मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं। ठीक, और अगला प्रश्न है कि शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे। तो ये भी आपके इंडियन हिस्ट्री का प्रश्न है, ये हिस्ट्री का प्रश्न है। तो देखिए, शेख बहादुर जकारिया जो थे, यहाँ पे संप्रदाय के बारे में पूछ रहा है। जैसे हम लोग के यहाँ धार्मिक, हिंदुओं में धार्मिक आंदोलन तमाम चले थे, जो जिससे संबंधित थे कबीरदास, रैदास, मीराबाई, ये सभी संबंधित थी, रामानंद। तो धार्मिक आंदोलन भी हमारे यहाँ चला। उसके अलावा जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे, उसमें यहाँ पे सांप्रदायिक चीज़ों का उदय हुआ। जैसे आप लोग शेख बहाउद्दीन जकारिया के बारे में पूछ रहा है कि किस संप्रदाय के थे, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सुराहावर्दी संप्रदाय के थे। किस संप्रदाय के थे, तो इनका संप्रदाय था सुहरावर्दी संप्रदाय के। अब इस तरह से यहाँ पे भी संप्रदाय हुआ, सुराहावर्दी संप्रदाय। जैसे हम लोग के यहाँ धार्मिक आंदोलन हुआ, सुराहावर्दी संप्रदाय हुआ, चिश्ती संप्रदाय हुआ। तो इस तरह के संप्रदायों के बारे में पूछा जाता है। देखिए, अब ये जो बहाउद्दीन जकारिया थे, ये सुराहावर्दी संप्रदाय के थे, ये तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अब जो शेख बहाउद्दीन जकारिया हैं, इनके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे इनके बारे में क्या पूछा जाता है, शेख बहाउद्दीन जकारिया की उपाधि के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इनकी उपाधि क्या थी, तो इनकी उपाधि थी शेख उल इस्लाम। क्या उपाधि थी इनकी, शेख उल इस्लाम इनकी उपाधि थी। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, शेख उल इस्लाम इनकी उपाधि थी। अगर आपसे पूछे कि इनकी शेख उल इस्लाम की उपाधि शेख बहादुरदीन जकारिया को किसने दिया था, तो ये दिया था आपके इल्तुतमिश ने। किसने दिया था, इल्तुतमिश ने दिया था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि संप्रदायों में सबसे लोकप्रिय संप्रदाय कौन सा था, सबसे लोकप्रिय संप्रदाय क्या था, तो सबसे लोकप्रिय संप्रदाय के बारे में बात करें तो वो था आपका चिश्ती संप्रदाय। कौन सा था, चिश्ती संप्रदाय सबसे ज़्यादा लोकप्रिय था। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे बात कर लेते हैं कि चिश्ती संप्रदाय के अगर संस्थापक के बारे में पूछ ले आपसे, तो इसके संस्थापक कौन थे, तो इनके संस्थापक थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक, इसके संस्थापक कौन थे, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे। ठीक, तो अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर भी करिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो का आनंद ले सकें। तो देखिए, अब इसका रिवीजन करेंगे कि शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे, तो वो सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। ठीक, और इनकी उपाधि क्या थी, तो शेख उल इस्लाम की इनकी उपाधि थी। किसने दिया था, तो इल्तुतमिश ने इन्हें ये उपाधि दिया था। और सबसे लोकप्रिय संप्रदाय जो है चिश्ती संप्रदाय है, इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती इसकी स्थापना किए थे और इन लोग का जो केंद्र होता है वो अजमेर में है। कहाँ पे, चिश्ती संप्रदाय का जो केंद्र है अजमेर में है। ठीक, और मोइनुद्दीन चिश्ती भारत किसके साथ आए थे, मोहम्मद गोरी के साथ आए थे। अगला प्रश्न फिर हिस्ट्री से आ गया। तो यहाँ पे इस क्लास की एक खास बात है कि आपके जीएस में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं इस क्लास में आपको सभी का रिवीजन हो जाएगा। चाहे इकोनॉमी की बात करें, चाहे हिस्ट्री की बात करें, चाहे पॉलिटी की बात करें, चाहे जियोग्राफी की बात करें, सारे सब्जेक्ट का आपका इसमें रिवीजन हो जाएगा। चाहे साइंस की बात करें। किसने अपने सैनिकों को 200, 250 और 500 के टुकड़ियों में विभाजित किया था, तो ये काम किए थे आपके इस्लाम शाह। अब इस्लाम शाह बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि इस्लाम शाह कौन है, तो 2 मिनट इनका इंट्रोडक्शन। आप लोग शेर शाह सूरी को तो जानते होंगे, तो आप लोग शेर शाह सूरी का नाम तो सुने होंगे, शेर शाह सूरी। अब शेर शाह सूरी जिसने जीटी रोड बनवाया था, अब इसी से संबंधित हैं ये। और ये शेर शाह सूरी के कौन होते हैं, उत्तराधिकारी होते हैं। इस्लाम शाह क्या होते हैं, शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारी होते हैं। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, शेर शाह सूरी के ये उत्तराधिकारी थे। यहाँ पे लिख देते थे, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज रहेंगे। ठीक,
उसके बाद अगर अब आप लोग जान चुके होंगे कि ये किस वंश के शासक थे, तो ये सूर वंश के थे। किस वंश के शासक थे? सूर वंश के शासक थे। ठीक, इतनी बात हो गई इनके इंट्रोडक्शन के रूप में। आइए चलिए हम लोग कुछ और चीज़ें, जैसे अगर हम लोग बात करें लोधी वंश के बारे में, लोधी वंश के बारे में अगर आपसे पूछे कि लोधी वंश की स्थापना किसने किया था, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने किया था। किसने? बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना किया था। अगर आपसे पूछे कि इसमें पराक्रमी शासक कौन था, या फिर पूछा जाता है कि महान शासक कौन था, लोधी वंश में महान शासक कौन थे, तो ये थे आपके कौन थे? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी लोधी वंश के महान शासक थे। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि लोधी वंश के अंतिम शासक के बारे में बताइए, तो लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी थे। कौन थे? इब्राहिम लोधी लोधी वंश के अंतिम शासक थे। तो इतनी बातें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, किसने अपने सैनिकों को 200, 250 और 500 के टुकड़ियों में विभाजित किया था? तो इस्लाम शाह ने अपने सैनिकों को 200, 250 और 500 के टुकड़ियों में विभाजित किया था। और ये किस वंश का शासक था? सूर वंश का शासक था। और सूर वंश से आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे तो शेरशाह सूरी को जानते होंगे। शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी का मतलब ये शेरशाह सूरी के बाद शासन किए थे। ठीक, और लोधी वंश के बारे में थोड़ी सी चीज़ें हमने बताई, क्योंकि लोधी वंश के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी स्थापना किसने किया था, तो बहलोल लोधी ने। और लोधी वंश के महान शासक कौन थे? तो महान शासक थे आपके सिकंदर लोधी। और अंतिम शासक कौन थे? तो इब्राहिम लोधी थे अंतिम शासक। इसके बाद ये पराजित होकर हार गए थे। उसके बाद लोधी वंश के बाद दूसरा वंश आया था। अगला प्रश्न है कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो इस तरह से बहुत सारे हमारे महापुरुष हैं, उनको किसी न किसी नाम से संबोधित किया जाता है। तो इसी वजह से पूछा है कि कश्मीर का अकबर किस महापुरुष को कहा जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल अबादीन को। किसे कहा जाता है? जैनुल अबादीन को कहा जाता है कश्मीर का अकबर। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। जैनुल अबादीन को कहा जाता है कश्मीर का अकबर। आइए चलिए कुछ चीज़ों के बारे में और देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि लाइट ऑफ एशिया किस महापुरुष को कहते हैं, लाइट ऑफ एशिया किस महापुरुष को कहते हैं, तो लाइट ऑफ एशिया आप लोग जानते भी होंगे, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, यहाँ पे लिखेंगे भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। अभी कल की क्लास में हमने बताया किसको कहा जाता है भारत का शेक्सपियर, ये कहा जाता है कालिदास को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। अगर आपसे पूछे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन कह के संबोधित किया जाता है समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। एक प्रश्न और आप लोग बता दीजिए, अगर आपसे पूछे कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, तो भारत का मैकियावेली कहा जाता है कौटिल्य को। ये भी हमने कल के क्लास में बताया था, किसको कहा जाता है, कौटिल्य को कहा जाता है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी, इनका अन्य नाम विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य भी है। और अर्थशास्त्र आपका राजनीति से संबंधित पुस्तक है, ना कि धन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, तो जैनुल अबादीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। इसके अलावा भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। और उसके बाद भारत का मैकियावेली ये कौटिल्य को कहा जाता है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये भी हिस्ट्री से प्रश्न है। अब देखिए, इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारे प्राचीन काल में कुछ विद्रोह हुआ था, और जिसका अलग अलग जगहों से अलग अलग लोगों ने और अलग अलग समुदाय को लोगों ने विद्रोह किया था। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि फला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, या फला विद्रोह किस जगह पे हुआ, या फला विद्रोह का सन क्या है। तो देखिए, यहाँ पे संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने की बात कर रहा है। तो इसका जवाब आप लोग लिखेंगे कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले जो महापुरुष है उनका नाम है सिद्धू एंड कान्हू। सिद्धू एंड कान्हू, इन्होंने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ विद्रोहों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे सन्यासी विद्रोह के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है।
सन्यासी विद्रोह, इसका नेतृत्व अगर आपसे पूछे किसने किया था, तो सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व केन सरकार और किसने किया था, दिरजी नारायण ने किया था। किसने, केन सरकार और दिरजी नारायण ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक, इसके अलावा एक और विद्रोह के बारे में अगर आपसे पूछे कि फकीर विद्रोह कब हुआ था, फकीर विद्रोह कब हुआ था, तो फकीर विद्रोह शुरू किए थे माजूम शाह एवं चिराग अली ने। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, मजमून शाह एंड चिराग अली ने इसका शुरुआत किया था, चिराग अली ने इसका शुरुआत किया था। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और सन्यासी विद्रोह के बारे में अगर पूछे ये किस जगह पे शुरू हुआ था, तो ये बिहार और बंगाल में शुरू हुआ था। कहाँ पे शुरू हुआ था, ये भी आप लोग नोट करिएगा, बिहार एंड बंगाल में शुरू हुआ था, बिहार और बंगाल में शुरू हुआ था। और अगर आपसे पूछे कि फकीर विद्रोह के बारे में, तो ये बंगाल में शुरू हुआ था। कहाँ पे, बंगाल में शुरू हुआ था। चलिए हम लोग आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए इसका रिवीजन कर लेंगे कि संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो सिद्धू एंड कान्हू ने संताल विद्रोह का नेतृत्व किया था, ये केंद्र सरकार। और सन्यासी विद्रोह पूछे तो केंद्र सरकार और दिरजी नारायण ने इसका नेतृत्व किया था, और ये बिहार और बंगाल में शुरू किया गया था। फकीर विद्रोह हुआ था मजमून शाह और चिराग अली ने के द्वारा शुरू किया गया था और बंगाल में हुआ था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखे थे आपके दादा भाई नौरोजी ने। किसने लिखा था, दादा भाई नौरोजी ने इस पुस्तक को लिखा। किसने लिखा, दादा भाई नौरोजी ने इस पुस्तक को लिखा था। अब दादा भाई नौरोजी के बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, क्योंकि बहुत बार इनके बारे में पूछा गया है। और ये जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया थी, इसी पुस्तक में इन्होंने धन बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था। इन्होंने इसमें ही धन बहिर्गमन का सिद्धांत दिया, धन बहिर्गमन का सिद्धांत बताया था। अंग्रेजों के द्वारा भारत से धनों को जो लूट करके अलग अलग तरीकों से अपने देश में ले जाया जा रहा था, उसको कहा जाता है धन बहिर्गमन। तो इसी से संबंधित सिद्धांत दिए थे दादा भाई नौरोजी ने। और इस धन बहिर्गमन सिद्धांत को दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा था, इसे अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। क्या कहा था, अनिष्टों का अनिष्ट भी कह के संबोधित किया था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और उसके अलावा अब यहाँ पे एक चीज़ें और आप लोग देखेंगे कि दादा भाई नौरोजी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय निकाला। सबसे पहले इन्होंने ही राष्ट्रीय आय का आकलन किया, और सबसे पहले इन्होंने प्रति व्यक्ति आय भी निकाली। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रति व्यक्ति आय भी सबसे पहले निकालने वाले कौन है, आपके दादा भाई नौरोजी। और ये दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कांग्रेस के पहले ये पारसी अध्यक्ष भी बने थे। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी, तो ये पुस्तक लिखी थी आपके दादा भाई नौरोजी ने। और इन्होंने धन बहिर्गमन का सिद्धांत भी दिया था। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन और सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने इसी पुस्तक में ही किया था। और आप लोग ध्यान रखेंगे, धन बहिर्गमन का सिद्धांत जो दादा भाई नौरोजी ने दिया था, उसे अनिष्टों का अनिष्ट भी कहा जाता है। कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे आपके दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है। ये आपका वर्ल्ड जियोग्राफी का प्रश्न यहाँ पे आ चुका है। तो इस क्लास में आपके जीएस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी का रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए सबसे बड़ा जो स्थल अवरुद्ध देश है उसका नाम है कजाकिस्तान। क्या है, कजाकिस्तान सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हमारे पास स्थल अवरुद्ध देशों की बात करें तो कुल 44 देश हैं जो हमारे पास स्थल अवरुद्ध हैं। हमारे विश्व में कुल 44 देश हैं जो स्थल अवरुद्ध हैं। अगर आपसे पूछे कि दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र कौन सा देश है जो स्थल अवरुद्ध है, दक्षिण पूर्व एशिया में कौन सा ऐसा देश है कि जो स्थल अवरुद्ध है, तो वो उसका नाम है लाओस। कौन सा देश है,
लाओस देश है जो स्थल अवरुद्ध है, और ये भी बात एग्जाम में पूछा गया है कि दक्षिण पूर्व एशिया का कौन सा देश स्थल अवरुद्ध है। एकमात्र स्थल अवरुद्ध देश है वो लाओस है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देशों के बारे में बात किया तो कजाकिस्तान है। इसी तरह से एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे बड़ा चीज़ें विश्व में कौन सी हैं, तो सबसे बड़ा देखिए, अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे कौन सा महाद्वीप है सबसे बड़ा, एशिया महाद्वीप है। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, तो आपका सुंदरवन डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा कहाँ पे, पश्चिम बंगाल राज्य में। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा सागर कौन सा है, सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो ये है आपके दक्षिण चीन सागर, वो सबसे बड़ा सागर है। दक्षिण चीन सागर सबसे बड़ा सागर है। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली नदी द्वीप सबसे बड़ी नदी द्वीप है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि फिर से आपका वर्ल्ड जियोग्राफी से प्रश्न है, कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है ग्रीनलैंड। कौन है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप? ग्रीनलैंड है। आइए पहले ऊपर के प्रश्न का रिवीजन करेंगे। देखिए, सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है आपका कजाकिस्तान है, सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश। विश्व में कुल 44 स्थल अवरुद्ध देश हैं, और दक्षिण पूर्व एशिया में मात्र एकमात्र देश है कि जो लाओस है, और वो स्थल अवरुद्ध देश है। इसी तरह से सबसे बड़ा महाद्वीप पूछ ले तो एशिया, सबसे बड़ा डेल्टा पूछ ले तो सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में, सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर है, और सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली नदी द्वीप है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पे बसा हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। लेकिन ग्रीनलैंड से दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि ग्रीनलैंड स्थित किस महाद्वीप में है, तो आप लोग बताएंगे ये उत्तरी महाद्वीप में है, ठीक, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि ग्रीनलैंड पे राजनीतिक अधिकार किस देश का है, तो ग्रीनलैंड पे राजनीतिक अधिकार जो है वो डेनमार्क का कंट्री है, जो कि एक यूरोपीय कंट्री है, डेनमार्क का अधिकार है। ठीक, अब कुछ द्वीपों के बारे में जैसे देख लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अगर आपसे पूछे कि मेडागास्कर द्वीप कहाँ पे है, तो मेडागास्कर जो द्वीप है, अगर आपसे पूछ ले कि कहाँ पे है, तो मेडागास्कर द्वीप जो है ये हिंद महासागर में, कहाँ पे, हिंद महासागर में मेडागास्कर द्वीप है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसी तरह से इंडोनेशिया के कुछ द्वीपों के बारे में भी पूछा जाता है। इंडोनेशिया में मुख्य रूप से 4 बड़े द्वीप हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए कौन कौन से देश, जैसे सुमात्रा है, यहाँ पे सुमात्रा है, जावा है जिसपे राजधानी जकार्ता बसी हुई है, सुमात्रा, जावा, और फिर आपका सुलावेसी, ये सभी जो है आपके द्वीप हैं इंडोनेशिया में स्थित। एक तो है आपका बोर्नियो द्वीप। ठीक, तो ये यहाँ पे इसके कुछ द्वीप है, जिसमें सुमात्रा जो है इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, और जो जकार्ता राजधानी है वो जावा द्वीप पे बसा हुआ है। ये दोनों पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए रिवीजन कर लेते हैं इस प्रश्न का। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और स्थित कहाँ पे है, ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। लेकिन अधिकार के बारे में बात करें ग्रीनलैंड पे, तो इसमें डेनमार्क कंट्री का अधिकार है। इसी तरह से हिंद महासागर में मेडागास्कर द्वीप स्थित है। और इंडोनेशिया के कुछ द्वीपों के बारे में, तो इंडोनेशिया में बहुत सारे द्वीप हैं, लेकिन 4 बड़े द्वीप हैं जिसके बारे में हमें याद होना चाहिए कि इंडोनेशिया के बारे में पूछा जाता है कि यहाँ पे कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है, तो आप लोग बताएंगे सुमात्रा है। और इंडोनेशिया की राजधानी जो जकार्ता है वो किस द्वीप पे बसी हुई है, तो वो भी आप लोग बता पाएंगे अगर जानेंगे, तो वो जकार्ता पे स्थित है और जावा द्वीप पे स्थित है। सुलावेसी और बोर्नियो ये इंडोनेशिया के द्वीप हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह है कि विश्व में सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन करता है, तो विश्व में सबसे ज़्यादा कच्चे तेल का उत्पादन करने वाला है आपका सऊदी अरब नहीं है, अमेरिका है। ये बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा और गलत भी कर देंगे। और दूसरे नंबर पे आपका सबसे ज़्यादा देशों जो कच्चे तेल का उत्पादन के मामले में है, उत्पादन यहाँ पे एक होता है और एक होता है निर्यात करने। तो निर्यात करने पे पहले नंबर पे है आपका सऊदी अरब, लेकिन उत्पादन करने के पहले नंबर पे है आपका अमेरिका। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे सऊदी अरब के बारे में भी। सऊदी अरब ये सबसे ज़्यादा कच्चे तेल का निर्यात करता है, तो ये निर्यात में पहले स्थान पे है। यहाँ पे लिख लीजिए, ये निर्यात में फर्स्ट है, और जो अमेरिका है ये उत्पादन में पहले स्थान पे है। अब बात कर लेते हैं ओपेक के बारे में थोड़ा सा।
जो पेट्रोलियम उत्पादक देशों का समूह है ओपेक, तो ओपेक के बारे में क्या पूछा जाता है? एक तो पूछा जाता है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। ओपेक का हेडक्वार्टर पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो वियना में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पे? वियना में इसका हेडक्वार्टर है। और एक प्रश्न आप लोग बताएंगे कि भारत में पहली बार तेल संकट कब आया था? भारत में पहली बार तेल संकट कब आया था? तो ये भी आप लोग बताएंगे कि भारत में पहली बार जो तेल संकट है वो 1973 में आया था। भारत में पहली बार जो तेल संकट है 1973 में आया था। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं कि विश्व में सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन कौन करता है? तो ये करता है अमेरिका करता है, और सेकंड नंबर पे है आपका सऊदी अरब जो कच्चे तेल का उत्पादन करता है, और निर्यात के मामले में पहले स्थान पे है आपका सऊदी अरब। ठीक, ओपेक के बारे में बात करें, स्थापना 1960 में, हेडक्वार्टर इसका वियना में है। भारत में पहली बार तेल संकट जो आया था 1973 के सन में भारत में पहली बार तेल संकट आया था। ठीक, चलिए इसका रिवीजन का अगला प्रश्न है कि रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इस तरह से उत्पादन के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है कि फला खनिज का या फला चीज का कौन सा सबसे ज़्यादा देश उत्पादन कर रहा है, और ये सभी आते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी में, ये सभी वर्ल्ड जियोग्राफी में आते हैं। तो देखिए रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला जो देश है वो चीन है, चीन है। और अपना सेकंड नंबर पे है भारत जो रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। और अगर आपसे पूछे कि जो ये चीन है यहाँ से भारत, रेशम की जन्मभूमि कहाँ है, रेशम की जन्मभूमि कहाँ है, तो वो आपकी चीन है रेशम की जन्मभूमि। अलग अलग फसलों की जन्मभूमि भी पूछा जाता है, तो अगर रेशम की जन्मभूमि पूछ ले तो वो है आपका चीन। अगर आपसे पूछे कि रेशम कीट पालन क्या कहलाता है, रेशम कीट पालन क्या कहलाता है, तो रेशम कीट का जो पालन है वो सेरीकल्चर कहलाता है। साइंस में ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, कई बार पूछा गया रेशम कीट पालन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। वो है आपका सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन होता है। और ये जो रेशम की कीट पालन कहाँ पे किए जाते हैं, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि ये सहतूत वृक्ष पर ये पाले जाते हैं। किस वृक्ष पे? सहतूत वृक्ष पे। एक हिस्ट्री में एक है रेशम मार्ग जिसे सिल्क रोड बोलते हैं, रेशम मार्ग। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो रेशम मार्ग का निर्माण कनिष्क ने करवाया था। और कनिष्क किस वंश का शासक था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये कुषाण वंश का शासक था। किस वंश का? कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत में सबसे ज़्यादा जो रेशम का उत्पादन है वो कर्नाटक राज्य करता है। कहाँ पे? कर्नाटक में होता है। ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है, और दूसरे नंबर पे है अपना भारत। चीन और दूसरे नंबर पे भारत। भारत में कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन करता है? वो कर्नाटक है। रेशम की भूमि किसे कहा जाता है? तो चीन को कहा जाता है रेशम की जन्मभूमि। और रेशम कीट पालन जो है वो सेरीकल्चर कहलाता है, और सहतूत के वृक्ष पे रेशम के कीट पाले जाते हैं। और उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि रेशम मार्ग किसने बनवाया था, कनिष्क ने, कुषाण वंश का शासक था। वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन है? वायुसेना में पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन है? तो इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन है, महिला, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। या फिर सेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है, पदों के लेके पूछे जाते हैं प्रश्न। तो देखिए वायुसेना की जो पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर है उनका नाम है हिना जायसवाल। क्या है उनका नाम? हिना जायसवाल है। ठीक, ये आप लोग याद रखेंगे। अब उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि हमारी वायुसेना में महिला फाइटर, हमारी जो वायुसेना है उसमें महिला जो है, हमारी वायुसेना में महिला फाइटर पायलट कितनी है? हमारी वायुसेना में महिला फाइटर पायलटों की बात करें तो कितनी है? तो वर्तमान समय 17 महिला पायलट फाइटर हैं, और जिसमें कुछ मुख्य हैं जिनका नाम है, आप लोग सुने होंगे, अवनी चतुर्वेदी, ये महिला फाइटर पायलट है। उसके अलावा भावना कांत का भी नाम चर्चे में था, भावना कांत का भी नाम चर्चे में था, ये भी महिला
फाइटर पायलट है। उसके अलावा मोहन सिंह के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मोहन सिंह, ये सभी महिला फाइटर हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि वायुसेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं, वायुसेना दिवस कब मनाते हैं, तो ये 8 अक्टूबर के दिन वायुसेना दिवस मनाते हैं। आप लोग बताएंगे कि वायुसेना प्रमुख कौन है, अभी चेंज हुए हैं, आप लोग बताएंगे वायुसेना प्रमुख कौन है। तो इसका रिवीजन कर लेंगे। देखिए, वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन है, तो इनका नाम है हिना जायसवाल। हिना जायसवाल है। अगर आपसे पूछे कि महिला फाइटर पायलट कितनी है हमारे वायुसेना में, तो 17 हैं, जिसमें से कुछ मुख्य हैं, जैसे अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत, मोहन सिंह। अगर इस तरह से प्रश्न पूछे कि अवनी चतुर्वेदी कौन है, तो आप लोग टिक करेंगे महिला फाइटर पायलट हैं। तो वायुसेना दिवस हम लोग 8 अक्टूबर के दिन मनाते हैं। आइए चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हिस्ट्री से है, कह रहा है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम 1873 में किसने पढ़ा, तो अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ने वाले हैं जेम्स प्रिंसेप। कौन है, जेम्स अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा। अगर आपसे पूछे कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम, अगर आपसे पूछे कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने खोजा था, तो ये खोजे थे, अगर आपसे पूछे कि टी पेंथलर ने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले खोजा, वो भी 1850 में। डेट भी आप लोग याद रखेंगे। अशोक के जो भी शिलालेख हैं, इनकी लिपि के भी बारे में पूछा जाता है कि किस किस लिपि में मिली है, तो ये इनकी शिलालेख जो है ब्राह्मी लिपि में मिली है, खरोष्टी लिपि में भी मिली है, खरोष्टी लिपि में, अरमाइक लिपि में भी मिली है और ग्रीक लिपि में भी मिली है। तो अशोक के शिलालेखों की लिपि ये है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा था, अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा था, तो रुम्मी देई का अभिलेख था। अशोक का जो सबसे छोटा अभिलेख था, रुम्मी देई का अभिलेख, वो सबसे छोटा अभिलेख था। अगर आपसे पूछे कि अशोक का जो सबसे लंबा स्तंभ लेख कौन सा था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख कौन सा था अशोक का, तो वो था आपका सातवां जो था, इनका सबसे लंबा स्तंभ लेख था। चलिए रिवीजन करते हैं कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम 1837 में किसने पढ़ा था, तो इसको पढ़े थे जेम्स प्रिंसेप ने। सर्वप्रथम किसने खोजा था ये पूछे, तो टी पेंथलर ने सबसे पहले खोजा 1850 में। और लिपि क्या थी, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक लिपि में इनकी शिलालेख थी। सबसे छोटा अभिलेख जो था वो रुम्मी देई का अभिलेख था, सबसे लंबा स्तंभ लेख वो 7वां था। ठीक, अगला प्रश्न है कि स्टेफनाइट किसका अयस्क है, तो स्टेफनाइट जो है ये एग्जाम में पूछा गया है और चांदी का अयस्क है, और ये अयस्कों के बारे में भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब इस प्रश्न में हम लोग अयस्कों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, चांदी के प्रतीक के बारे में भी एग्जाम में पूछा गया है, तो एजी इसका प्रतीक है। अब कुछ अयस्कों के बारे में जो चांदी से संबंधित है, अगर आपसे पूछे कि रूबी सिल्वर किसका अयस्क है, तो वो चांदी का अयस्क है, रूबी सिल्वर। इसके अलावा हॉर्न सिल्वर के बारे में भी पूछा जाता है, ये सभी किसके अयस्क हैं, तो ये सभी चांदी के अयस्क हैं। उसके अलावा जो चांदी होता है, चांदी के बारे में और क्या आप लोग ध्यान रखेंगे, ये विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का ये सुचालक होता है चांदी, तो इसके ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और चांदी के बारे में अगर आपसे पूछ ले उत्पादकता के बारे में कि चांदी का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है, चांदी का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है, तो ये करता है आपका मैक्सिको। कौन सा कंट्री करता है, मैक्सिको चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तो चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि स्टेफनाइट किसका अयस्क है, तो ये चांदी का अयस्क है। प्रतीक क्या होता है चांदी का, एजी होता है। रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, ये सभी जो है चांदी के ही अयस्क हैं। चांदी का विद्युत का सुचालक होता है, ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक चांदी का जो उत्पादक है वो मैक्सिको में होता है। आगे बात करते हैं तजाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो दुशान्बे तजाकिस्तान की राजधानी है। राजधानी और मुद्रा भी एग्जामों में पूछी जाती है। दुशान्बे ये कहाँ की राजधानी है, वो तजाकिस्तान की राजधानी है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि तजाकिस्तान की मुद्रा क्या है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, मुद्रा और राजधानी दोनों पूछा जाता है, तो ये है आपका सोमोनी। क्या है इसकी मुद्रा, सोमोनी है। इसी तरह से
यूक्रेन की अगर राजधानी आपसे पूछ ले तो अब यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव है, ध्यान रखेंगे। और स्लातविया की राजधानी अगर आपसे पूछे कि क्या है स्लातविया की राजधानी, तो इसकी राजधानी है ब्रातिस्लावा। क्या है इसकी राजधानी, ब्रातिस्लावा इसकी राजधानी है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि क्रोएशिया की राजधानी क्या है, ये सभी जो है राजधानी एग्जाम में पूछी जाती हैं कि ज़्यादा रिपीट कर करके राजधानियाँ पूछी जाती हैं। तो इसकी राजधानी है जाग्रेव। क्या है राजधानी, क्रोएशिया की राजधानी क्या है, जाग्रेव है क्रोएशिया की राजधानी। क्रोएशिया की मुद्रा के बारे में बात करें तो क्रोएशिया की मुद्रा है दिनार, ये बातें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और फिजी की बात करें, ये किसकी, इसकी राजधानी क्या है फिजी की, तो इसकी राजधानी है सुवा, फिजी की राजधानी सुवा है। और चेक गणराज्य की राजधानी आप लोग लिखेंगे चेक गणराज्य की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है प्राग। क्या है राजधानी इसकी, प्राग। तो ये कुछ राजधानियां हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी जिसे हमने लिखवाया। देखिए तजाकिस्तान की राजधानी क्या है, दुशानवे तजाकिस्तान की राजधानी है। और यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव है। उसके अलावा स्लातविया की राजधानी क्या है, ब्रातिस्लावा है। और क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेव, मुद्रा क्या है, दिनार है। और बात करते हैं कि फिजी की राजधानी क्या है, सुवा। और चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आपको वहां पर इसका पीडीएफ मिलेगा। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। तो ये देखिए, ये आपका पॉलिटी का प्रश्न है। इस क्लास में जीएस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी का रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था, तो इसके लिए किए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति सिफारिश की थी, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश की थी। अब मूल कर्तव्यों के बारे में थोड़ी सी बातें देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर मूल कर्तव्यों के बारे में थोड़ी सी देखें, कर्तव्य, मूल कर्तव्य, तो अगर आपसे पूछे कि ये किस भाग में है मूल कर्तव्य, तो भाग 4 के ए में है। अगर आपसे पूछे कि ये लिया कहाँ से गया है मूल कर्तव्य, तो ये रूस से लिया गया या फिर सोवियत संघ से। अगर आपसे पूछे कि मूल कर्तव्य का अनुच्छेद क्या है, तो अनुच्छेद 51 का केवल एक अनुच्छेद है 51 के ए, जिसमें मूल कर्तव्य रखे गए हैं। और इसको किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया जाता है। तो इसके लिए किया गया था 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। कब हुआ था, 1976 में। जब 42वां संविधान के द्वारा जोड़ा गया तो इसमें केवल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, 10 फंडामेंटल राइट जोड़े गए, ठीक, फंडामेंटल ड्यूटी जोड़े गए, 10 फंडामेंटल ड्यूटी इसमें जोड़े गए। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि 11वां जो मौलिक कर्तव्य था, 11वां वाला, ये कब जोड़ा गया, तो इसके लिए किया गया था 86वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 में हुआ था। और ये किससे संबंधित है, ये शिक्षा से संबंधित है। इसमें शिक्षा से संबंधित प्रावधान को मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया। तो आइए चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया। तो इसके लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश किया था। और मूल कर्तव्य को संविधान में भाग 4 के क में रखा गया है, लिया गया है रूस या फिर सोवियत संघ भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात है। संशोधन इसके लिए किया गया था 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। और इस संशोधन के द्वारा जब संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया तो 10 मौलिक कर्तव्य जुड़े। आगे चल कर के 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, जो कि शिक्षा से संबंधित था। वर्तमान हमारे संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। अगला प्रश्न है कि सिडबी का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, इसका जो है पूर्ण रूप है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर बात कर लेते हैं सिडबी के बारे में, तो इसकी स्थापना अगर आपसे पूछे तो 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर के बारे में बात करेंगे कि लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। अब यहीं पे एक और बैंक जिसके बारे में पूछा जाता है, नाबार्ड बैंक के बारे में, तो इसकी स्थापना पूछे तो 12 जुलाई को हुई थी। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी।
और जब इसकी स्थापना हुई थी तो 6वें 5 ईयर प्लान में हुआ था। किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? 6वें पंचवर्षीय योजना में हुआ था। नाबार्ड के हेडक्वार्टर के बारे में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे कि नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे कौन सी समिति सिफारिश की थी नाबार्ड की स्थापना में, तो इसमें सिफारिश की थी तो शिवरमन समिति ने सिफारिश की थी। किसने? शिवरमन समिति ने इसमें सिफारिश की थी। ठीक, तो आइए चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए सिडबी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। स्थापना इसका 1990 में, हेडक्वार्टर लखनऊ में है। और नाबार्ड का जो स्थापना है 12 जुलाई 1982 में हुआ था और 6वीं पंचवर्षीय योजना में इसका स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में, सिफारिश की थी सरदार सवर सिंह शिवरमन समिति के सिफारिश पे हुई थी। बायोमास ऊर्जा के उदाहरण कौन कौन है? तो बायोमास ऊर्जा जैसे भूतापीय ऊर्जा हो गई आपकी, भूतापीय ऊर्जा, ये बायोमास ऊर्जा का एग्जाम्पल है। इसके अलावा हो गया आपका जल विद्युत ऊर्जा, इसके अलावा जल विद्युत ऊर्जा ये भी आपके बायोमास ऊर्जा का एग्जाम्पल है। और इसके अलावा आपका हो गया तापीय ऊर्जा। ये सभी जो ऊर्जा के एग्जाम्पल हैं ये आपके बायोमास ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब कुछ बातें हम लोग कर लेते हैं। जैसे भारत में जो सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग किया जाता है वो कैसी ऊर्जा होती है? तो भारत में जो सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है वो जो होती है भूतापीय ऊर्जा होती है। सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली जो ऊर्जा होती है, सर्वाधिक जो उपयोग में लाई जाने वाली ऊर्जा होती है वो भूतापीय ऊर्जा होती है। कैसी ऊर्जा होती है? भूतापीय ऊर्जा, जो भारत में सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला प्रेजेंट टाइम में देश कौन सा है, तो सर्वाधिक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, सौर ऊर्जा का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन करने वाला देश है वो है आपका राजस्थान। कौन सा देश है? राजस्थान। ठीक, चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि बायोमास ऊर्जा के उदाहरण कौन कौन से हैं। जैसे भूतापीय ऊर्जा हो गया, जल विद्युत ऊर्जा हो गया, उसके अलावा आपका तापीय ऊर्जा। ये सभी कैसे ऊर्जा हैं? बायोमास ऊर्जा है। भारत में सर्वाधिक ऊर्जा जो उत्पन्न की जाती है वो भूतापीय ऊर्जा होती है और सौर ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य भारत का राजस्थान है। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के तौर पे कौन जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं आपके वर्गीज कुरियन। कौन है? वर्गीज कुरियन। इन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है भारत में। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब श्वेत क्रांति को ही क्या बोला जाता है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसे ही ऑपरेशन फ्लड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑपरेशन फ्लड बोला जाता है। श्वेत क्रांति को क्या बोला जाता है? इसे ऑपरेशन फ्लड बोला जाता है। अगर आपसे पूछे कि श्वेत क्रांति की जो शुरुआत है, ये 1970 में की गई। तब दूध का कम उत्पादन होता था। अब श्वेत क्रांति या फिर ऑपरेशन फ्लड ये नहीं समझ पा रहे होंगे आप लोग, तो ये इनका संबंध पूछेगा तो दूध से इनका संबंध ये भी आप लोग बताएंगे। अगर आपसे पूछे कि भारत में जो दुग्ध दिवस है वो कब मनाया जाता है, दुग्ध दिवस वो कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर के दिन हम लोग दुग्ध दिवस मनाते हैं, 26 नवंबर के दिन। और इस दिन वर्गीज कुरियन का जन्मदिन होता है। वर्गीज कुरियन का इस दिन जन्मदिन होता है। ये इसी वजह से हम लोग 26 नवंबर के दिन दुग्ध दिवस मनाते हैं। अब सर्वाधिक उत्पादन दुग्ध का कौन करता है? सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो विश्व में पूरे सबसे ज़्यादा उत्पादन दूध का करता है भारत, और दूसरे नंबर पे है आपका अमेरिका। पहले स्थान पे था अमेरिका, इसको पछाड़ करके हम लोग पहले स्थान पे हो गए। जिस तरह से जनसंख्या में चीन को पीछे करके पहले स्थान पे हम लोग हो गए हैं, उसी तरह दूध के उत्पादन में हम लोग अमेरिका को पीछे करके पहले स्थान पे हो गए हैं। तो चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछे कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के तौर पे कौन जाने जाते हैं, तो वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक के तौर पे जाने जाते हैं। ऑपरेशन फ्लड चूँकि संबंधित है दूध से, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1970 में हुई थी। और दुग्ध दिवस हम लोग बनाते हैं 26 नवंबर के दिन। इस दिन जन्मदिन होता है वर्गीज कुरियन का। सर्वाधिक दूध का उत्पादन जो है भारत करता है, और दूसरे नंबर पे अमेरिका। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो ये आ गया आपका इंडियन हिस्ट्री से प्रश्न है, आधुनिक इतिहास से। कह रहा है कि वास्को डी गामा कब आया था? तो 17 मई 1498 को आया था। भारत 17 मई 1498 को आया था।
अब भारत जब आया तो किस जगह पे आया, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये केरल में आया था। केरल में कहाँ पे, कालीकट में आया था। केरल के कालीकट में आया था ये। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि ये इसका स्वागत किसने किया था, तो राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आप कुछ बातें देख लेते हैं, ये सब तो सभी बच्चों को पता है। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, तो ये कुल कितनी बार आया था, तो ये कुल 3 बार आया था। ये पूछा जाता है। पहली बार तो 1498 में आया था, दूसरी बार जो आया था 1502 में, और तीसरी बार जब आया था वो 1524 में आया था। कुल 3 बार आया था। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, ये पूछी जाती है कि इसकी समाधि कहाँ पे बनी है। तो यहाँ पे ये इसकी मृत्यु केरल में हो गई थी, तो केरल के कोच्चि में इसकी जो है समाधि स्थित है। ठीक, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने अपना कारखाना पहला कहाँ पे लगाया था, तो कारखाने की बात करें, इन्होंने सबसे पहले 1502 में कोच्चि में अपना कारखाना लगाया था। कहाँ पे, कोच्चि में। ठीक, ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो 17 मई 1498 को ये आया था, और केरल के कालीकट में ये आया था। और इसका स्वागत किसने किया, राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया। और कुल ये 3 बार आया था, 1498 में, 1502 में और 1524 में। और समाधि इसकी कहाँ पे, केरल कोच्चि में बनी हुई है, और कारखाना इन्होंने केरल में कोच्चि में लगाया था। ठीक, सूरत विभाजन कब हुआ था, तो देखिए सूरत विभाजन की बात करें, ये 1907 में हुआ था। विभाजन का मतलब क्या था, सूरत विभाजन क्या था, तो इसमें गरम दल और नरम दल कांग्रेस 2 भागों में बट गया था। गरम दल और फिर नरम दल में बट गए थे। ये है आपका सूरत विभाजन। ठीक, और आगे चल करके, और इस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी अध्यक्षता की थी। तो इसकी सूरत अधिवेशन की जो अध्यक्षता 1907 में रास बिहारी बोस ने किया था। किसने, रास बिहारी बोस ने सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि आगे चल करके इनका विलय कहाँ पे हुआ था, तो लखनऊ वाला अधिवेशन आप लोग याद रखेंगे, जो कि 1916 में हुआ था। कब हुआ था, 1916 में लखनऊ अधिवेशन। और इसमें कांग्रेस और फिर मुस्लिम लीग, इनका विलय हो गया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग, और साथ में आपका गरम दल जो नरम दल है, इनका भी विलय हो गया था। गरम दल और नरम दल का भी विलय हो गया था। ठीक, तो ये था आपका लखनऊ अधिवेशन 1916 वाला। तो अगर आपसे पूछे कि विभाजन कब हुआ था, सूरत विभाजन, तो ये हुआ था 1907 में। अगर आपसे पूछे कि किन 2 भागों में बटे थे, तो गरम दल और नरम दल में। अध्यक्षता किसने किया था, तो रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। और फिर लखनऊ अधिवेशन जो था वो आपके 1916 में हुआ था। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक हो गए थे, और नरम दल भी और गरम दल भी दोनों एक हुए थे। अगला प्रश्न कि परावर्तन के नियम को बताइए। तो परावर्तन का 3 नियम है, तो यहाँ पे तीनों आप लोग नोट करेंगे, और ये फिजिक्स का प्रश्न है, आप लोग जानते हैं। परावर्तन के 3 नियम का क्या है, तो आपतन कोण ये बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के। आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के ये बराबर होता है। तो पहला नियम ये है। और दूसरा नियम क्या है, जो आपतित किरण होती है, आपतित किरण हो गया, और अभिलंब, आपतित किरण, अभिलंब, और जो आपका होता है परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही बिंदु में होते हैं। परावर्तित किरण, ये तीनों जो है एक बिंदु में होते हैं, एक ही बिंदु में होते हैं। ये है आपका एक ही बिंदु में होते हैं। अगर आपसे पूछे कि स्नेल का नियम बता दीजिए, कि स्नेल का नियम क्या है, तो स्नेल का नियम भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहीं पे एडिशनल पॉइंट के तौर पे ये भी आप लोग याद रखेंगे कि साइन आई बटे साइन आर होता है, ये स्नेल का नियम है। साइन आई बटे साइन आर बराबर एक नियतांक होता है। क्या होता है, एक नियतांक। ये है स्नेल का नियम। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि परावर्तन के नियम को बताइए। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये परावर्तन का नियम है। और आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही बिंदु में होते हैं। यही है दोनों परावर्तन के नियम। स्नेल का नियम पूछ ले तो साइन आई बटे साइन आर बराबर एक नियतांक होता है। अगला प्रश्न है कि CaSO4 × 2H2O, 2H2O ये किसका सूत्र है,
तो ये है भैया आपका जिप्सम, ये है आपका जिप्सम का सूत्र। लेकिन यहीं पे आपको मिल जाए CaSO4 इंटू हाफ H2O, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा जिसे आप लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, यही बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, तो ये दोनों थोड़ी सी अंतर है, यहाँ पे हाफ H2O रहेगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और 2H2O रहेगा तो ये जिप्सम। अब जिप्सम के बारे में देख लेते हैं कि इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो जिप्सम का उपयोग जो है सीमेंट उत्पादन में इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। अब जिप्सम का एक और उपयोग आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसका उपयोग अम्लीय जो मृदा होती है उसको उपजाऊ बनाने में किया जाता है। जो अम्लीय खेत होते हैं, जो ज़्यादा अम्लीय होते हैं, वो उपजाऊ नहीं होते हैं, और अम्लीय मृदा को उपजाऊ बनाने में भी जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब जिप्सम का अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक उत्पादन के मामले में आपका राजस्थान है। कौन सा राज्य है, सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान करता है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि CaSO4 × 2H2O ये जिप्सम का फार्मूला होता है, किसका, जिप्सम का। और CaSO4 × हाफ H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है। इसका उपयोग जो है जिप्सम का सीमेंट उद्योग में किया जाता है, अम्लीय मृदा को उपजाऊ बनाने में किया जाता है, और सर्वाधिक उत्पादन जिप्सम का राजस्थान राज्य करता है। अगला प्रश्न है कि IPL 2024 की विजेता टीम कौन है। तो IPL 2024 की जो विजेता टीम है वो है आपका, अगला प्रश्न है कि IPL 2024 की विजेता टीम कौन है। तो ये है आपका कोलकाता नाइट्स, ये है IPL का विजेता टीम। कोलकाता नाइट्स राइडर्स बोला जाता है, जिसे KKR बोलते हैं आप लोग, ये आप लोग भली बात जानते हैं। अगर आपसे पूछे कि इसने हराया किसे, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसने सनराइज हैदराबाद को हराया था। किसको हराया था, हैदराबाद को इसने हराया था। और फाइनल मैच अगर आपसे पूछ ले कि कहाँ पे हुआ था, फाइनल मैच अगर आपसे पूछे कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था फाइनल मैच चेन्नई में। कहाँ पे हुआ था, चेन्नई में हुआ था। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक बार IPL विजेता टीम कौन से हैं, सर्वाधिक बार IPL विजेता कौन है, IPL विजेता सबसे ज़्यादा बार कौन कौन जीते हैं, तो दो है। एक तो आपका चेन्नई सुपर किंग जीता है, चेन्नई सुपर किंग, और आपका मुंबई। ये दोनों कितनी बार जीते हैं, ये दोनों पाँच पाँच बार IPL जीते हैं। तो इसका रिवीजन करेंगे। देखिए अगर आपसे पूछे कि IPL के विजेता टीम कौन कौन से हैं, तो कोलकाता नाइट्स ये IPL का विजेता टीम है। 2024 में हराया किसे, हैदराबाद को हराया था, और फाइनल मैच चेन्नई में खेला गया था। और IPL सबसे ज़्यादा जीतने वाला है चेन्नई टीम, जो कि 5 बार जीता है, और मुंबई भी 5 बार जीता है। अगला प्रश्न है कि एवरी वर्ड्स काउंट्स नामक पुस्तक किसने लिखी। तो यहाँ पे कुछ नवीन पुस्तकों एवं पुराने पुस्तकों के बारे में भी पूछा जाता है। तो एवरी वर्ड्स काउंट ये नवीन चावला की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है, नवीन चावला की पुस्तक है। और ये है आपके पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। तो यहाँ पे आप लोग इंडिकेट भी करेंगे कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन है, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक, अब कुछ और पुस्तकों के बारे में अगर आपसे पूछे कि इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया ये किसकी पुस्तक है, इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया ये किसकी पुस्तक है, तो इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया ये नसीम जैदी की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है, नसीम जैदी की पुस्तक है, इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया। ये भी आपके पूर्व चीफ इलेक्शन कमीशन है, ये भी पूर्व चीफ इलेक्शन कमीशन है। अगर आपसे पूछे कि भारत के जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे कौन थे, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के पहले कौन थे, तो ये एग्जाम में पूछा गया है। ये थे आपके सुकुमार सेन। कौन थे, सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और अगर आपसे पूछे कि वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ये है आपके राजीव कुमार। कौन है, राजीव कुमार। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करेंगे। देखिए अगर आपसे पूछे कि एवरी वर्ड्स काउंट्स नामक पुस्तक किसने लिखी, तो ये है पुस्तक आपके नवीन चावला की,
इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया, ये नसीम जैदी की पुस्तक है, ये भी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के कौन है? सुकुमार सेन है। वर्तमान समय राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि मार्केटिंग शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो मार्केटिंग शब्द जो है ये क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? क्रिकेट से। तो इस तरह से क्रिकेट और उनसे संबंधित या फिर खेल और उनसे संबंधित खिलाड़ियों मतलब खेल और उनसे संबंधित शब्दावलियों के बारे में पूछा जाता है। और क्रिकेट की अगर आपसे पूछे कि जन्मदाता कौन सा जगह है, तो ये तो आपको इंग्लैंड आपको ध्यान रखना है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। इसके जन्मदाता के बारे में बात करें तो इंग्लैंड है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि आईसीसी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जिसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आप लोग बोलते हैं। इसकी स्थापना एग्जाम में पूछा जाता है कि कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। अगर आपसे पूछे कि आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। अगर आपसे पूछे कि ये किन किन खेलों का आईसीसी आपके किन किन खेलों का आयोजन किया जाता है करता है, तो ये T20 का आयोजन करता है, विश्व कप का आयोजन करता है, ओडीआई क्रिकेट मैच का आयोजन करता है, ओडीआई का आयोजन करता है, ओडीआई विश्व कप इनका भी आयोजन करता है। ठीक, तो ये सभी जो है खेलों का आयोजन कौन करता है? आपका आईसीसी करता है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे। मार्केटिंग शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो खेल क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। और क्रिकेट का जो शुरुआत है इंग्लैंड से माना जाता है। आईसीसी की स्थापना 1990 में हुई थी, दुबई में इसका मुख्यालय है। आयोजन T20 का भी कराता है, विश्व कप का भी कराता है, ओडीआई विश्व कप का भी यही आयोजन कराता है। तो इतनी बातें आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि सिक्किम के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है? अगर सीएम की बात करें तो प्रेम सिंह तमांग है। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के सीएम है। अगर आपसे पूछे कि इसके यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो यहाँ के राज्यपाल हैं आपके लक्ष्मण दास। तो यहाँ के राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण प्रसाद यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब सिक्किम के बारे में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या है, सबसे कम जनसंख्या अगर आपसे पूछे किस राज्य में है, तो ये सिक्किम में है। अगर आपसे पूछे कि नाथुला दर्रा कहाँ पे स्थित है, नाथुला दर्रा कहाँ पे स्थित है, या फिर आपसे पूछे कि जयलेपला दर्रा कहाँ पे स्थित है, जयलेपला दर्रा कहाँ पे स्थित है, वो सिक्किम में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि पाक्योंग एयरपोर्ट कहाँ पे स्थित है, पाक्योंग एयरपोर्ट ये कहाँ पे स्थित है, तो भी सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो सिक्किम में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि लोसांग उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, लोसांग उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, तो वो भी आपके सिक्किम में मनाया जाता है। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ से इस प्रश्न से याद रखेंगे। देखिए, सिक्किम के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है? मुख्यमंत्री की बात करें तो प्रेम सिंह तमांग है, और राज्यपाल की बात करें तो लक्ष्मण प्रसाद है यहाँ के राज्यपाल। सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो सिक्किम में, नाथुला दर्रा और जयलेपला दर्रा वो सिक्किम में, पाक्योंग हवाई अड्डा जो है सिक्किम में है, और लोसांग उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटक के लेखक कौन है? तो इन सभी लेखकों का जो है लेखन किया था, इन सभी पुस्तकों का तो हर्षवर्धन ने किया था। किसने? हर्षवर्धन ने किया था। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? तो ये पुष्यभूति वंश का शासक था। किस वंश का? पुष्यभूति वंश का शासक था। हर्षवर्धन के बारे में बात करें, इसने अपनी राजधानी को स्थानांतरण किया था। कहाँ से कहाँ बनाया था? तो इसकी पहली राजधानी थी थानेसर। थानेसर से इसने अपनी राजधानी कन्नौज में ले गया। कहाँ पे? कन्नौज में ले गया। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और हर्षवर्धन के ही दरबार में कौन चीनी यात्री आया था, ये पूछा जाता है। तो इसके दरबार में ही वेनसांग आया था। कौन आया था? वेनसांग इसके ही दरबार में आया था। और इसके दरबारी कवि कौन कौन से थे? जैसे इनके दरबारी कवि, हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, ये अगर पूछे तो वो हर्षवर्धन के दरबार में थे। और इन्होंने ही हर्षचरित नामक रचना की थी। किसकी रचना? हर्षचरित नामक रचना की थी। तो चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए, नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है हर्षवर्धन। और ये किस वंश से संबंधित है? पुष्यभूति वंश के। दरबार में किसके रहते थे? तो ये आपके इनके दरबार में ह्वेनसांग आया था।
और राजधानी इन्होंने हर्षवर्धन ने थानेसर से कन्नौज की थी। इसके दरबारी कवि बाणभट्ट थे, इन्होंने हर्षचरित की रचना की थी। हैवलॉक द्वीप का नया नाम, देखिए इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ द्वीपों के कुछ शहरों के नाम परिवर्तित किए जाते हैं और पूछे जाते हैं कि इसका नया नाम क्या है। तो हैवलॉक द्वीप का जो नया नाम है वो स्वराज द्वीप है। क्या है? स्वराज द्वीप हैवलॉक द्वीप का नया नाम है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है, तो इसका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है। क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है इसका हैवलॉक द्वीप का नाम। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि रास द्वीप का नया नाम क्या रखा गया है, रास द्वीप का नया नाम क्या रखा गया है, तो इसका नाम रखा गया है सुभाष चंद्र बोस द्वीप। इसका नाम रखा गया है सुभाष चंद्र बोस द्वीप। उसके अलावा नील द्वीप के बारे में बात करेंगे कि नील द्वीप का नया नाम क्या है, तो इसका नाम है शहीद द्वीप। नील द्वीप का नया नाम क्या है? शहीद द्वीप है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि न्यूमोर द्वीप कहाँ पे है, न्यूमोर द्वीप ये कहाँ पे है, तो ये बंगाल की खाड़ी में। न्यूमोर द्वीप कहाँ पे है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, बंगाल की खाड़ी में न्यूमोर द्वीप है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि पंबन द्वीप कहाँ पे है, पंबन द्वीप ये कहाँ पे है, तो ये है आपके मन्नार की खाड़ी में। कौन सी खाड़ी में? मन्नार की खाड़ी में। तो ये सभी बातें आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी इंपॉर्टेंट है। देखिए हैलाब द्वीप का नया नाम क्या है, तो इसका नया नाम स्वराज द्वीप है। ठीक, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। रास द्वीप का नया नाम क्या है, सुभाष चंद्र बोस द्वीप। नील द्वीप का नया नाम क्या है, शहीद द्वीप है। न्यूमोर द्वीप का नया नाम क्या है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और पब्बन द्वीप जो है वो मन्नार की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है, ये भी इंडियन जियोग्राफी से है और ये प्रश्न भी इंडियन जियोग्राफी से था। कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी कितने देश से गुजरता है, तो ये 3 देश से गुजरता है। सबसे पहले जहाँ से उद्गम होता है तिब्बत चीन में है, उसके अलावा ये आता है भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है, फिर जाता है आपका बांग्लादेश में, बांग्लादेश में ये जाता है। चीन में जहाँ वो होता है वहाँ पे सांगपो इसे बोलते हैं, सांगपो बोलते हैं। और भारत में इसे दिहांग बोलते हैं, भारत में दिहांग एंड ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। और बांग्लादेश में इसे जमुना नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? जमुना। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में अगर आपसे पूछे कि उद्गम कहाँ पे है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम है चीमा युंगडुंग ग्लेशियर। कहाँ पे? चीमा युंगडुंग ग्लेशियर, यहाँ पे इसका उद्गम है। कहाँ पे? चीमा युंगडुंग ग्लेशियर। और ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये मानसरोवर में, मानसरोवर में चीमा युंगडुंग ग्लेशियर। और उसके अलावा इसकी लंबाई की बात करें तो 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और भारत में अगर आपसे पूछे कि इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई भारत में 916 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है? 916 किलोमीटर भारत में लंबाई है। कुछ सहायक नदियां हैं इसकी, ये पूछा जाता है ट्रिब्यूटरी नदी के बारे में। जैसे सुबनश्री नदी किसकी है, तो इसी की है। लोहित नदी किसकी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक है। कामेंग किसकी सहायक नदी है, कामेंग। तीस्ता किसकी सहायक नदी है, तो सभी इसकी सहायक नदियां हैं। मानस किसकी सहायक नदी है, तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों से गुजरती है, तो 3 देशों से। भारत, चीन से गुजरती है, इंटरनेशनल नदी है, चीन से, भारत से और बांग्लादेश से गुजरती है। और चीन में से सांगपो, भारत में दिहांग और ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से, और बांग्लादेश में से जमुना के नाम से। उद्गम इसका चीमा युंगडुंग ग्लेशियर से मानसरोवर के पास में है। और वो लंबाई इसकी 2900 किलोमीटर, भारत में 916 किलोमीटर। सहायक नदी सुबनश्री, लोहित, कामेंग और तीस्ता इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जय हिंद। आज के क्लास में बस इतना ही। ये है आपका क्लास जिसे हमने कराया। तो इसमें इस क्लास के एक एक प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के लिए। आप लोग इसे एक बार आराम से पढ़िए, उसके बाद नोट्स बनाइए और नोट्स को दिन में 2 बार रिवीजन कर लीजिए। 24 घंटे में आपको सब तैयार हो जाएगा। जय हिंद। आप लोग खूब पढ़िए, खूब मुस्कुराइए। मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद।